जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर सबको मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे ह्यूमैनिटीज़ बाय संदीप सर। बेटा हम लोग अभी इतिहास के पन्नों को पढ़ रहे हैं। इस इतिहास के पन्नों में हम एंशिएंट टाइम पीरियड को समझ रहे हैं, जिसमें हमने अपना फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके उपलब्ध हुआ हूँ और ये चैप्टर का नाम है बेटा वैदिक पीरियड। हम थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे पहले एंशिएंट टाइम पीरियड में कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद कैसे एक वैदिक एज आता है। आपने छोटी क्लासों में इसको स्कूल्स में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप सारे पार्ट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा इस इंटरलिंक टाइम पीरियड को। तो बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप महसूस कर पाओगे। फिर से हम चलेंगे टाइमलाइन की ओर। टाइमलाइन बेटा हमारे माइंड में इजीली मैप क्रिएट करता है कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। दिस इज योर प्रेजेंट टाइम 2026। आई हैव टोल्ड कि जीरो के पहले जो कुछ भी हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज बिफोर कॉमन एरा, और अभी हम सब बेटा कॉमन एरा में जी रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो 2000 साल पुरानी नहीं है बेटा, वो बात कर रहे थे हम लोग जीरो से भी 2500 साल पुरानी, यानी कि आज से 4500 साल पुराना इतिहास हमने अपने लेक्चर 1 में पढ़ा। इसमें हमने एक एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, और हमने पढ़ा था कि कैसे 2500 से 1500 के आसपास तक ये सिविलाइजेशन सस्टेन करती है। इस 1000 साल का बेटा हम इतिहास पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस 1500 से 500 तक की बात बेटा आपसे हम करेंगे। आप इस टाइम पीरियड को अभी हम लोग वैदिक एज कहते हैं। बेटा वैदिक एज हम लोग कह रहे हैं, क्या उस वक्त के रहने लोग अपने आप को वैदिक एज कहते होंगे? नहीं बेटा, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हमें हिंदुज्म के सबसे पहले लिखे हुए टेक्स्ट मिलते हैं। ये टेक्स्ट इस टाइम पीरियड में लिखे गए थे और इनको वेदास कहते हैं। इस वजह से इस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज कहते हैं। आप इस बात को और अच्छे से समझिए कि ये टाइम पीरियड 1500 से लेकर रफली 500 और 600 BCE का है, बिफोर कॉमन एरा। मतलब जीरो से 1500 साल पहले से लेकर जीरो के 600 साल पहले तक जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हमें 4 वेद मिलते हैं, जिनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है। बेटा इस टाइम पीरियड को बेहतर पढ़ने के लिए इंडियन हिस्ट्री में हम इसका कैटेगराइजेशन करते हैं। कैटेगराइजेशन भी 2 टाइप में होता है। सबसे पहला पीरियड जो कि 1500 से लेकर 1000 तक का है, इस टाइम पीरियड को हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं, यानी कि शुरुआती समय का वैदिक काल। जो सेकेंड पार्ट है टाइम पीरियड का बेटा, वो इस 1000 से शुरू होके 600 तक जाता है। मतलब जीरो के 1000 साल से लेकर जीरो के 600 साल तक, दिस इज नोन एज लेटर वैदिक एज। यानी कि जो बेटा वैदिक एज है, जो वेदों का काल है, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कैटेगराइजेशन क्यों है? ये कैटेगराइजेशन बेहतर समझने के लिए और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए है। इस कैटेगराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का यूज़ किया है। मैंने आपको बताया कि 4 टोटल वेदास हैं जो लिखे गए इस टाइम पीरियड में। उसमें से एक वेद है जिसे बोलते हैं ऋग्वेदा। ये लिखा गया था सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी कि सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया। बाकी जो 3 वेद हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वैदिक एज का जनरल डिस्क्रिप्शन समझेंगे और हम समझेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या हो रहा था, सोसाइटी कैसी थी, उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, किंग्स का कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे ये सोसाइटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से अलग तरीके की थी। बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये वेदास आए कहाँ से, किसने लिखे, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस वेद को लिखा, बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत ध्यान समझिएगा कि ये जो वेदास हैं ये सब लिखे गए हैं आर्यंस के द्वारा। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद होगा, हमने एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात की थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल कहानी समझाऊंगा। आप ध्यान करिए, जब मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने की बात, कि उसका कैसे पतन हुआ, उसके 4-5 जनरल जो थ्योरीज हैं उनमें से एक थ्योरी थी कि आर्यंस ने इन्वेड किया होगा इंडिया को और उसकी वजह से वहाँ के इंडस पीपल लोग भाग गए होंगे या तो उनको मार दिया गया होगा और फिर ये आर्यंस इंडिया में आ गए। हम बात करते हैं, कुछ लोग हम बात करते हैं कि ये आर्यंस थे कौन और ये कहाँ से आए थे। आइए देखिए बेटा बहुत ध्यान से। बेटा आर्यंस की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। क्या आप सब इस सिंबल को रिकग्नाइज करते हैं बेटा? यस, ये हिंदू ट्रेडिशन का बहुत ही सेक्रेड सिंबल है, स्वास्तिक साइन बोलते हैं बेटा इसे हम, राइट। ये बेटा फ्लैग का सिंबल हुआ करता था
उस वक्त के आर्यंस के ट्राइब का। ये कौन सी ट्राइब है बेटा? आपने अगर इतिहास शायद से स्कूल में चीज़ें पढ़ी होंगी, एक ऐसी ट्राइब थी जिसको माना जाता है कि वो मैस्कुलिनिटी में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो उनके हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वो बहुत पावरफुल होते थे। वो इतने पावरफुल थे बेटा कि वो जिस डायमेंशन में भी गए, जिस तरफ गए, वहाँ की लोकल ट्राइब्स को उन्होंने हराया है और हराने के बाद उस ट्राइब को कैप्चर करके उस एरिया पे रूल किया है। सब लोग अपने आप को कहीं ना कहीं आर्यंस के डिसेंडेंट कहते हैं। जैसे कि इस भारतवर्ष में भी जब सप्त सिंध राज्य चलता था तो आर्यंस रहा करते थे और हम सब अपने आप को आर्यपुत्र कहलाते हैं। बेटा इस बात को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका थोड़ा सा इससे मन जरूर दहलेगा, लेकिन यकीन मानना बेटा कि ये थ्योरी है। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको नकार देते हैं, लेकिन मैं आपको अनबायस तरीके से बताऊंगा कि ये थ्योरी क्या है और ये आपकी आइडेंटिटी को भी चैलेंज करेगा। बेटा इंडिया जो आज हम देखते हैं, मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आपने इंडिया को देखा हुआ है और इंडिया में बेटा आप एक चीज़ अगर बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सेंटर में यहाँ पर बेटा विंध्यास हैं और सतपुरास हैं। ये दो रेंजेस हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं इस बात को आपको और समझाऊंगा। और यहाँ से एक रिवर बहती है जिसे हम कहते हैं नर्मदा। ये नर्मदा रिवर एकमात्र ऐसी नदी है जो अरेबियन सी में गिरती है। मैं ज्योग्राफी क्यों समझा रहा हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो तर्क लोग देते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के पीछे। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आप साउथ इंडिया चलिए, एक नॉर्थ और साउथ का डिवीज़न है और ज्योग्राफिकली ये डिवीज़न ये दोनों रेंजेस करती हैं बेटा। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे, आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगी। मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सब भाषाएं हम सुनते हैं। बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, क्या आप कभी भी साउथ इंडिया की किसी भाषा को सुन के समझ पाते हैं कुछ? क्या आप सच में रिलेट कर पाते हैं कि उस भाषा में जो कहा जा रहा है वो क्या है? लेकिन एक बार आप ध्यान सुनिए, अगर मैं आपको थोड़ी सी बंगाली बताऊं, हिंदी, थोड़ी सी गुजराती, थोड़ी सी अगर मैं आपको मध्य प्रदेश की भाषा सुनाऊं या मैं आपको बिहारी सुनाऊं, तो शायद पंजाबी सुनाऊं, तो आप शायद से थोड़े बहुत वर्ड रिलेट कर पाते हैं। ये बेटा लार्जली इसलिए है क्योंकि जितनी भी नॉर्थ की लैंग्वेज है उन सब की जो जननी है वो संस्कृत है। यही संस्कृत आगे जाके प्राकृत पाली में बदलेगी, यही प्राकृत पाली आगे अपभ्रंश बन के हिंदी और खड़ी बोली और जो बाकी उसके डायलेक्ट्स हैं उसमें कन्वर्ट होती है। लेकिन जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं ये सब अपना डिसेंडेंट तमिल लैंग्वेज लेती हैं। बेटा हिंदी से काफ़ी ज़्यादा पुरानी तमिल भाषा है और तमिल से पुरानी भाषा संस्कृत है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे? बेटा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो साउथ में रहने वाले द्रविडियंस हैं, द्रविडियंस, दे आर द रियल इंडियन पीपल, और जो नॉर्थ में रहते हैं बेटा हम सब आर्यंस के द्वारा डिवाइडेड या उनके ही ऑफ स्प्रिंग्स या उनके ही जनरेशन के लोग हैं। ये मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि इस तरफ जब आप ऊपर जाओगे तो आपको अफ़गानिस्तान मिलेगा। अफ़गानिस्तान के ऊपर बेटा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। अगर आप इन कंट्रीज़ को देखोगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड है जिसे हम बोलते हैं स्टेपीज़ ग्रासलैंड। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये कहती है कि इन स्टेपीज़ ग्रासलैंड्स के पास में ये आर्यन ट्राइब्स ओरिजिनली रहा करते थे। उस जगह के ट्राइब्स के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज इसलिए हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी घासें हुआ करती थी। उन घासों की वजह से जो एनिमल्स हैं और जो लोग हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट और मैस्कुलिनिटी में और बहुत पावरफुल हुआ करते थे। बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि जो आर्यन ट्राइब है ये इंडिया आते हैं स्टार्टिंग में, और आर्यंस इंडिया आके इन्वेड करते हैं। उस वक्त इंडिया में 10 क्लैंस रहते थे, 10 क्लैंस रहते थे जो कि लार्जली इंडियंस थे, और एक आर्यन ट्राइब जिसके पास में बहुत ज़्यादा पावर थी। और पावर सिर्फ 2 चीज़ों की बेटा, पहली कि इनके पास थे हॉर्सेस। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने कभी घोड़े देखे हैं, आप कहोगे यस सर। नहीं बेटा, जो इंडिया में आप देखते हो वो घोड़े नहीं बेटा, जो आप देखते हैं। कभी आपने शायद से नोटिस किया होगा कि एक बहुत बड़ा घोड़ा है, उसकी कदकाठी बहुत ज़्यादा है, उसकी टांगे बहुत मैस्कुलिन हैं और वो बहुत तेज़ भाग रहा है, उसके बाल लहला रहे हैं। ये बेटा आपने कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि समुद्र के पास में ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स या तो ईरान के आसपास है। घोड़े हमेशा वहीं पाए जाते थे। हमेशा घोड़ों का आयात किया है हमने मंगवाया है। हम बाहर से घोड़े देश में हमारे आते हैं। ये आज भी प्रेजेंट सिनेरियो में है बेटा, क्योंकि इसको घोड़ों को उस तरह डेवलप होने के लिए वो ग्रासलैंड का माहौल चाहिए। और आर्यंस इन हॉर्सेस को रूल करते थे, और साथ साथ में बेटा जो बहुत कॉमन आपने देखा है दैट इज़ चैरियट, रथ का जो कॉन्सेप्ट है ये आर्यंस लेके आए थे। ये वही आर्यंस हैं जिन्होंने इन्वेड किया
ओरिजिनली इंडियंस को ये 10 के 10 क्लैन के साथ लड़ाई हुई, इसे हम हिस्ट्री में 10 राजन वॉर कहते हैं, और 10 के क्लैंस को बेटा हरा दिया गया। इन आर्यंस ने जब 10 क्लैंस को हराया, 5 क्लैंस को इन्होंने डायरेक्टली मार दिया था। जो बची हुई 5 क्लैंस थी वो साउथवर्ड मूव करती हैं और वही आगे चल के द्रविडियंस कहलाती हैं। और जब मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इंडिया के लोग हैं, शायद आप आज चौंक गए होंगे ये चीज़ जान के, नहीं, हम एक बाहर की आई ट्राइब, और जो बची हुई ट्राइब्स थी ये 5, इनमें से 4 ट्राइब नीचे की तरफ भागे थी, और जो एक ट्राइब थी जिसे हम भरत क्लैन कहते थे, उनको दासू बना लिया था आर्यंस ने। दासू, दास, और हमारे साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे थे, और उनकी मिक्स ब्रीड्स बेटा आज हम लोग हैं। ग्रेविटी आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो हमारे बॉडी की हाइट वेट को भी चैलेंज करती है बेटा। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग थे, दिस इज अ थ्योरी, लेट मी क्लियर यू, ये आर्यंस इंडिया आए थे। मैं आर्यंस की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ बेटा? यही आर्यंस की ऑफिशियल लैंग्वेज बेटा संस्कृत थी, और ये वही आर्यंस थे जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदुज़म कल्चर को डेवलप किया, और ये वही आर्यंस थे जिन्होंने टेक्स्ट लिखे ऋग्वेदास और बाकी के वेदास। और हम इन सबको अपने पूर्वजों को ही पूजते हैं और आर्यप्रत कहते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि ऋग्वेदिक टाइम पे कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त सिर्फ नेचुरल फोर्सेस प्रेज की जाती थी। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद में 1028 हाइम्स मिलती हैं। इन हाइम्स में लगभग 1/4, 250 से ज़्यादा बेटा जो हाइम्स हैं वो डायरेक्टली इंद्रदेव को आती हैं। इंद्रदेव मतलब लोग समझदार थे, जो आंखों से देखते थे उसको पूजते थे। अगर क्या बारिश नहीं होती, आपने देखा क्या नदियों में पानी नहीं बह रहा है, या हवा नहीं चल रही है, या आग नहीं लगती है, या सूर्य नहीं दिखता है, सूर्यदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, ये कॉन्सेप्ट थे बेटा हमारे ऋग्वेद में। लेकिन लेटर में ये ऋग्वेद डाइल्यूट हो गया, और जब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड को, वहाँ पर हमारे गॉड्स आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये बेटा काफ़ी चीज़ें डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन इट जस्ट अ थ्योरी, और इंडियंस लार्जली इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम कैसे मान लें कि बाहर के लोग आए थे और हम वो अपने नहीं हैं, और साउथ के द्रविडियंस हैं, वो इस देश के ओरिजिनली इंडिजिनस पीपल हैं, यहीं के लोग हैं। आइए इस चैप्टर को समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा कि जो ये वेदास हैं ये संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत एक एलीट लैंग्वेज है, और ये आर्यंस के द्वारा लिखा गया है। आइए